नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया है 19 मार्च 2000 का। जनपद है फर्रुखाबाद, थाना है कंपिल। जो जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले होंगे या आसपास के होंगे वो कंपिल थाने के बारे में जरूर जानते होंगे। कंपिल थाना में एक गांव है मधवापुर, जिसमें एक परिवार रहता था, सत्यपाल का परिवार। ये 4-5 भाई थे और अपने पूरे परिवार के साथ इसी गांव में रहते थे। रात में करीबन 3:30 बजे, 3 बजे या 3:30 बजे ये सभी भाई और गांव के कुछ लोग एक एक करके थाना परिसर में दाखिल हुए। अलग अलग रास्तों से आए, अलग अलग अकेले अकेले आए और एक साथ दाखिल हुए। वहां पहुंचते ही उन्होंने बताया कि फौरन एसओ साहब को बताया जाए कि गांव मधवापुर में रानी ठाकुर डकैत ने धावा बोल दिया है, हमला कर दिया है, पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया है। हम लोग किसी तरह जान बचाकर आए हैं। फोर्स अगर तुरंत नहीं पहुंची तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। अभी भी ये गैंग वहां पर तांडव कर रहा है। ये बात सुनते ही पूरा थाना इकट्ठा हुआ। एसओ ने पूरे थाने को तैयार किया। थाने में जो एक्स्ट्रा गाड़ियां खड़ी कराई जाती हैं उनको सबको, ड्राइवरों को बिल्कुल तैयार किया। सबको असलहों से लैस किया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, चूंकि ये डकैती इन्फेक्टेड थाना था इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स सबको दे दी गई। लेकिन इस बीच में जब तक लोग इकट्ठा होते, सत्यपाल से एसओ ने पूरी बात पूछी कि दरअसल हुआ क्या था। सत्यपाल ने जो वर्णन किया उससे एसओ को ये लग गया कि गैंग के पास शायद फायर पावर बहुत ज़्यादा है और इतनी फोर्स से काम न चलेगा। उन्होंने फौरन अपने कप्तान को बताया, अपने सीओ को बताया, आसपास के थानों को बताया। सबसे जल्दी 2-3 थाने की फोर्स जब आ गई तो सारे थानों की फोर्स, अगल बगल के थानों की फोर्स लेकर सत्यपाल और उसके भाइयों के साथ पूरा फोर्स गांव पहुंच गया, गांव मधवापुर। जब वो बातचीत कर रहा था और उसको लग रहा था कि फायर पावर बहुत ज्यादा है, तो सत्यपाल ने उसे ये बताया कि पिछली दिवाली यानी 8 नवंबर सन 1999 दिन था। उस दिन सोमवार, सारी औरतें जग रही थीं। दिया बत्ती का टाइम हो गया था। लोग अपने अपने घरों के सामने दिया जला रहे थे और छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पटाखे थे वो अपने पटाखे चला रहे थे। इसी बीच में रानी ठाकुर और उसका आशिक मिजाज पति डकैत बड़े लला कहते थे वहां पर, 1 दर्जन डकैतों के साथ गांव में घुस आए और सीधे सत्यपाल के घर पहुंचे। ये बताया कि आज दिवाली का त्योहार है, हम दिवाली किसी न किसी के घर पर मनाते हैं। जंगल में दिवाली का कोई मतलब नहीं है। दिया दूर से दिखाई पड़ेगी और मुखबिरी हो जाएगी। सत्यपाल ने कहा कि देखिए, हम आपको कतई न रोक सकते हैं, ना आपको हम खाना खिला सकते हैं। आप खाना खा के पूरे गैंग के साथ यहां से चली जाएंगी और कल ही पुलिस आ जाएगी, मेरे पूरे परिवार को बांध कर ले जाएगी। 216 आईपीसी यानी अपराधियों को शरण देने, उनको प्रश्रय देने के आरोप में हम सभी जेल भेज दिए जाएंगे। इतनी बात सुनते ही उसके साथ आए डकैतों ने अपनी अपनी बंदूकें तान लीं। बातचीत के बीच सत्यपाल और उसके भाई भी उसके घर में जो लाइसेंसी असलहे थे, राइफलें थीं, वो ले आए। उन्होंने भी डकैतों की तरफ अपने असलहे तान लिए। दोनों तरफ से जब बंदूकें तनी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी जग रहे थे, दिवाली का दिन था। ज्यादा भीड़ इकट्ठा देखकर रानी ठाकुर और उसके गैंग
बड़े लला जो उसका आशिक, उसका प्रेमी डकैत था, उसने कहा कि ठीक है, मत खिलाओ, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और रानी ठाकुर से ये दुश्मनी पूरे गांव को बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बाद सत्यपाल और उसके भाइयों ने भी सोचा कि अब ये जरूर हम पर आक्रमण करेगी, अब ये हम पर जरूर इसका बदला लेगी। उन्होंने भी पुलिस से संपर्क साध लिया और रानी ठाकुर के गैंग के एक एक मूवमेंट को ये पुलिस को बताने लगे। पुलिस के बिल्कुल जिसको कहते हैं भरोसेमंद मुखबिर हो गए, क्योंकि इनके ऊपर बीती थी। पुलिस यकीन करती थी कि चूंकि इन्हें रानी ठाकुर गैंग से डर है, इसलिए इनकी सूचना सही होगी। कई बार सूचना सही भी निकली और पुलिस ने घेराबंदी भी की, लेकिन हर बार ये पूरा गैंग बचकर निकलता रहा। जब कई बार इस तरह की पुलिस से मुचाटा हुआ, इनको भी अंदाजा लग गया कि हमारी कहीं से कोई सटीक मुखबिरी कर रहा है। थोड़े दिन के लिए रानी ठाकुर, बड़े लला और इसका पूरा गैंग चंबल के बीहड़ों में चला गया। कुछ दिन इन्होंने वहां पर आराम किया और उन्होंने बताया कि आज कल यानी 20 मार्च सन 2000 को होली का त्यौहार है। दिवाली में ये आए थे 99 में, 8 नवंबर 99 को, और 20 मार्च को होली का त्यौहार था। 19 तारीख को पूरा गांव रात में जग रहा था। महिलाएं हर घर में गुझिया बनाती हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतनी गुझिया बनाती हैं, लेकिन बनाती हैं गुझिया, पापड़, चिप्स और इस तरह की छोटी मोटी बातें। बड़ा होली का बड़ा त्यौहार, बहुत कम्युनिटी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, कम से कम उत्तर भारत में। इसी बीच रानी ठाकुर का पूरा गैंग 8 घोड़ियों पर सवार होकर, सबसे आगे वाली घोड़ी पर वर्दी पहने हुए रानी ठाकुर, 2 बंदूकें कंधे पर लगाए हुए और कमर से ऊपर केवल गोलियों की पेटियां जिसमें गोलियां लगी थी, कारतूस लगी थी, उसको लिए हुए घुसी। गांव में घुसते ही डकैतों ने आतंक मचाने के लिए फायर करना शुरू कर दिया। वहां से घोड़े से पूरा गैंग सत्यपाल की घर की तरफ बढ़ा, लेकिन पहले दूसरे फायर में ही, जबकि पटाखे भी चल रहे थे, सत्यपाल को यह खटका लग गया कि वो आ गई। ये पांचों भाई अपने छत पे चढ़ गए। अलग अलग जगहों पे इन्होंने मुचहटा लेना शुरू किया। जैसे ही भाइयों ने फायर किया, ये जो उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे वो बंद हो गया। 8 घोड़ियों पर सवार डकैत गांव की अलग अलग जगह पे आड़ लेकर अपना काम शुरू करने लगे, फायर करने लगे। इसी बीच में डकैतों ने एक एक करके घरों में आग लगानी शुरू की। औरतें जग रही थीं, डकैत घर में घुस गए, मिट्टी का तेल मांग लिया, घर के ही कपड़े में मिट्टी का तेल डुबोकर और उसको छप्परों पर फेंकने लगे। थोड़ी देर में 1, 2, 3, 4, 10, 12 घर एक साथ जलने लगे। महिलाएं, बच्चे डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे, जलने से बचने के लिए। आदमी भी भागने लगे। डकैतों ने यह प्लान किया था कि इसके घर के चारों तरफ जो छप्पर वाले मकान हैं उनको जला देंगे, तो इसके पूरे परिवार को भागने के लिए, सत्यपाल को भागने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, हम लोग घेर कर यहीं पूरे परिवार को मार देंगे। लेकिन सत्यपाल भी उसकी इस चालाकी को भांप गया। जब वो नजदीक के मकानों पर उसने मकानों को जलाना शुरू किया, छप्परों को जलाना शुरू किया, एक एक करके इसके भाई धीरे धीरे अपने असलहे लेकर चुपचाप पीछे जो मकान अभी जले नहीं थे उनके बीच से होते हुए जंगलों की तरफ भाग गए। वहां इकट्ठा होकर बताया कि सब लोग अलग अलग दिशा से चलिए, लेकिन सब थाने पर पहुंचिए, वरना ये पूरा गैंग अभी पूरे गांव को तबाह कर देगा।
थाना कंपिल गांव से बहुत दूर था, लिहाजा इनको पैदल ही जाना था और पैदल ये तेज चाल में थाने तक पहुंच गए। इस बीच में करीबन 2.5 घंटे में पूरा गांव धू धू करके जलने लगा। रानी ठाकुर और बड़े लला को यह अंदाजा था कि ये लोग निकले नहीं हैं, ये किसी न किसी घर में छुपे होंगे। एक एक करके हर घरों की तलाशी डकैत लेने लगे। उनके हाथ जो भी जेवर, ज़्यादातर 1-2 बुजुर्ग औरतें जो रह गई थीं, उनको मारपीट के जेवर, पैसा जो कुछ भी था ये लूटने लगे। बड़े लला सत्यपाल के घर में घुस गया। इतना तक सत्यपाल और उसके भाइयों को पता लगा था। इसी से अंदाज लगाया एसओ ने कि अच्छी फायर पावर सत्यपाल और उसके भाइयों के पास थी, लेकिन फिर भी इनको भागना पड़ा और इसीलिए उसने आसपास के थानों की फोर्स को भी बुला लिया। सारी फोर्स लेकर वो मधवापुर गांव पहुंच गए। चारों तरफ से घेरा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं और कुछ बच्चे वहां मिले तो उन्होंने कहा, साहब पूरे गांव को आग लगा के, हर घर को लूट के करीब 1 घंटे पहले पूरा गैंग गांव से निकल गया। नेचुरल भी था, 9:30 बजे का आया हुआ गैंग 3-3:30 बजे उसको सूचना मिली पुलिस को, आधे पौन घंटे इकट्ठा करने में लगा होगा, तो वो 4-5 बजे तक पूरा गैंग मधवापुर गांव से अपना काम करके निकल गया। सत्यपाल और उसके भाई सीधे अपने घर गए। देखा उनका घर भी पक्का घर था, लेकिन भीतर से कपड़ों में मिट्टी का तेल लगा लगा के पूरे घर को आग लगा दी। उसकी मां बाहर बैठकर कराह रही थी। राम बेटी सत्यपाल की मां का नाम था। उसने बताया कि जब ये लोग घर के भीतर घुसे, पक्का मकान था इसलिए बाहर से आग नहीं लग सकती थी। इन्होंने जब लूटपाट शुरू की तो मैंने अपने मृतक पति की दुहाई देकर इनको लूट करने से मना किया। फिर गुस्से में बड़े लला ने राइफल के बटों से इतना मारा कि मेरे दोनों पैर की हड्डियां टूट गई हैं। पुलिस गांव में जाकर अंदाजा लगाने लगी कि हो सकता है इतनी आग में कोई घर साबित बचा नहीं था। पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था। वहां पर उसे उदयवीर का लड़का शिव कुमार मिला, जो बुरी तरह से जला हुआ था। एक महिला ममता मिली, जो अपने भाई सुरजन सिंह और बहन मधुबाला को निकालने के लिए जलते हुए मकान में घुस गई थी। इसके अलावा और कई लोग वहां पर जले हुए पड़े हुए मिले। सबको अलग अलग गाड़ियों से हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाद में उदयवीर के लड़के शिव कुमार और उस महिला ममता की जलने की जो चोट होती है उसके कारण मृत्यु भी हो गई। गांव के 19 लोगों का मकान राख के ढेर में तब्दील हो चुका था, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका था, जिसमें बलवीर, रामजी लाल, उदयवीर, ओमवीर, छोटे लाल, बालक रामपाल, नरोत्तम सिंह, बाबूराम, श्यामपाल और प्रकाश के मकान तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे कि उनका मकान आखिर था कहां। रानी ठाकुर गैंग की यह बहुत बड़ी घटना थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक डकैत गैंग, एक 10 से सुंदरी के गैंग ने एक पूरे गांव को आग लगा दी और कई लोग आग लगने से झुलस कर मर गए। बहुत हल्ला हुआ। उसके बाद हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद और एटा में हर दिन रानी ठाकुर के गैंग ने तबाही मचाई। वो या तो पुलिस वालों से दुश्मनी रखती थी या फिर मुखबिरों से। जिस पर भी शक हो जाए कि इसने हमारे मूवमेंट की मुखबिरी की है, पूरा गैंग चढ़ता था उसके घरों से मार देता था। इधर इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस उनको ढूंढती थी जो उनको खाना खिलाते थे, जो उनके राशन की सप्लाई करते थे, जो उसको सामान बीहड़ों में देने जाते थे,
पुलिस उनको उठा लाती थी, प्रताड़ित करती थी, 216 में जेल भेज देती थी और मौका मिला तो हाथ भी साफ कर देती थी। पूरे इलाके में, इन 6-7 जिलों में रानी ठाकुर का जितना आतंक था उतना ही अब पुलिस का आतंक हो चला था। दोनों आतंकों के बीच लोग पिस रहे थे। एक बात मैं और बता दूं कि रानी ठाकुर बहुत ही फैशनेबल, तीखे नाक नक्श वाली लड़की थी, महिला थी, डकैत थी, 10 से सुंदरी थी, बैंडिट क्वीन थी। हमेशा पुलिस की वर्दी में रहती थी, घोड़ी पर चलती थी, दो बंदूकें दोनों कंधों पे लटकाती थी, कमर से ऊपर कारतूस पेटियों से उसका पूरा शरीर लिपटा हुआ रहता था। और जो उसका आशिक मिजाज प्रेमी बड़े लला था, वो भी बहुत फैशनेबल था और पुलिस की वर्दी में रहता था। रानी ठाकुर बिना मेकअप के कभी डकैती डालने नहीं जाती थी। उसका जो लिपस्टिक और काजल का ब्रांड था वो हर पुलिस वाले के पास था, हर पुलिस वाले के पास नोट था। और आप ये हास्यास्पद सुनने में लगेगा, लेकिन पुलिस दुकानों दुकानों में उसी ब्रांड की लिपस्टिक और उसी ब्रांड का काजल ढूंढती थी। और अगर पता लग जाए कि फलां ले गए हैं, चाहे वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गया हो, पुलिस उसका पीछा करती थी कि हो सकता है हम इसी बहाने रानी ठाकुर के गैंग तक पहुंच जाएं। शाहजहांपुर में एक बार बड़ी पुलिस फोर्स ने रानी ठाकुर के पूरे गैंग को घेरा, लेकिन इतनी बर्बर थी ये, इतनी निर्भीक थी ये, इतनी निर्मम थी ये कि उसमें एक डिप्टी एसपी सहित 6 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और पूरा गैंग वहां से फरार हो गया। पहनती तो पुलिस की वर्दी थी, लेकिन उसका दुश्मन नंबर 1 पुलिस ही थे। उसके आतंक से शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई, फर्रुखाबाद, इन सब जिलों से जहां गंगा होके जाती है, गंगा की कटरी यानी गंगा के किनारे जो किसान अपने छोटे मोटे मकान बना के रहते थे या झोपड़ी डाल के रहते थे अपने फसल के चक्कर में, ये इसके डर से सभी वहां से भाग गए और ज़्यादातर इसमें बड़े कस्बों या शहरों में रहने लगे। और जो इसके विरोधी गैंग के मेंबर्स थे या उसके शुभचिंतक थे, वो पुराने मामलों में अपनी बेल तुड़वाकर, बेल कटवाकर सुरक्षित जगह जेल चले गए ताकि वो रानी ठाकुर गैंग की नज़र में न पड़े। जब मधवापुर में इसने ये कांड किया, पूरे गांव को जलाया, तो चिल्ला चिल्ला कर वो उसका पूरा गैंग कहता रहा कि 1 महीने के भीतर पूरा गांव छोड़कर गांव चला जाए, कहीं और बस जाए, वरना यहां लाशें बिछेंगी जब मैं 1 महीने बाद आऊंगी। और यही हुआ भी। उस घटना के बाद इक्का दुक्का लोग ही अपने मकानों में वापस लौटकर रहने लगे। बाकी सब जिसके पास ऑप्शंस थे, अपने रिश्तेदारों या बगल के किसी गांव में लोगों के यहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि 1 महीना पूरा नहीं हुआ और 10 अप्रैल 2000 को रानी ठाकुर, सुनीता ठाकुर, उस गैंग में 2 10वीं सुंदरियां थीं, रानी ठाकुर और सुनीता ठाकुर, बड़े लला अपने बाकी डाकुओं के साथ, डाकू वो अपने साथ सिर्फ 6 लोग गए इसलिए क्योंकि जिसके यहाँ जा रहे थे वो सुनीता ठाकुर का रिश्तेदार था। सुबह 5 बजे ही ये पहुंच गए थाना अमृतपुर, फर्रुखाबाद जिले के थाना अमृतपुर के गांव कुम्हरौर में, जहां पर ठाकुर हेम सिंह का मकान
की कुंडी इन्होंने खड़खड़ा दी। सुबह ये इसलिए गए कि शाम को खाना खा के इन्हें जहां रुकना था, जो इनकी अड्डी थी जहां इनको रुकना था, वहां पहुंचने से पहले रानी ठाकुर के मुखबिर ने बता दिया कि मुखबिरी हो गई है, गांव में पुलिस है, जाना ठीक नहीं है। ये वहीं से उल्टे पांव वापस लौट आई पूरा गैंग लेकर, और पूरी रात चलती रही। सवेरे 5 बजे के आसपास ये कुम्हरौर गांव पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर हेम सिंह के लड़के दलवीर सिंह ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रानी ठाकुर, सुनीता ठाकुर और बड़े लला घर के भीतर घुस गए। सुनीता ठाकुर की सगी छोटी बहन धन देवी ये दलवीर सिंह को ब्याही थी, हेम सिंह के लड़के को। उस समय वो सो रही थी। उसको जगाया गया कि तुम जल्दी उठो, तुम्हारी बहन आई है। बहनों में आपस में बातचीत हो रही थी। इसी बीच सीमा ठाकुर और बड़े लला ने हेम सिंह को कहा कि हम बहुत थक गए हैं, हमारा खाना बनवाइए, हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करने के बाद यहां से निकलेंगे। हेम सिंह ने बड़े लला और रानी ठाकुर के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि ये बात तो पता लग ही जाएगी, कल पुलिस हमको मार डालेगी। जब से आप लोगों ने उस डिप्टी एसपी और 5 सिपाही को मारा है, तब से पुलिस बड़ी बेरहम हो गई है, किसी की नहीं सुनती, बस पता लग जाए कि गैंग को किसने खाना खिलाया है। कुम्हरौर में गैंग का खासा आतंक था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि गैंग की लोकेशन के बारे में कुम्हरौर से पुलिस को बताया जाए। इसलिए रानी ठाकुर और सुनीता ठाकुर मुतमईन थीं कि हम लोगों के आने की खबर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारी मुखबिरी थाने पर करे। सुनीता ने अपनी बहन धनदेवी से कहा कि थोड़ा थोड़ा खाना सबके लिए बना दो, बहुत भूख लगी है। बहन ने कहा था। धनदेवी ने थोड़ा थोड़ा खाना बनाया और एक एक करके सबको खाना खिलाने लगी। इसी बीच धनदेवी का पति यानी दलबीर सिंह, हेम सिंह ठाकुर का लड़का यानी दलबीर सिंह, ये पिछले दरवाजे से निकलकर गांव के बाहर निकल गया। गांव में अब तो पक्के मकान हो गए हैं, पीछे का दरवाजा, इसका प्रोविज़न ख़त्म हो गया है। हर छोटे बड़े कच्चे मकान में पीछे एक दरवाज़ा ज़रूर लगता था कि सामने से होने वाली किसी भी आपदा, डाकुओं, चोरों, उनसे बचने के लिए पीछे छोटे दरवाजे का एक बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर रखा जाता था। अब शायद नहीं होगा, जो लोग पुराने हैं वो याद करें। हर ऐसे कच्चे मकान में पीछे बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर होता था। उसके 2 पर्पस थे। एक, महिलाओं को बाहर शौच इत्यादि जाने के लिए सामने से, बड़े बुजुर्गों के सामने से होकर नहीं निकलना पड़ता था, वो पीछे से होकर, पीछे वाले दरवाजे से होकर निकल जाती थी। दलबीर सिंह वहां से निकला और गांव के सबसे किनारे अपने दोस्त राकेश सिंह के पास पहुंच गया। उसको पूरी बात बताई कि हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं और हम जानते हैं कि पुलिस कल ही परसों में आ जाएगी, वो मार डालेगी। उसने कहा अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ फला गांव में, हमारे दिन की बात थी ये, हमारा एक दोस्त रहता है, मैं उससे अमृतपुर थाने पर भिजवा के खबर कराता हूँ। राकेश सिंह ने ऐसा ही किया, अपने एक दोस्त को पास के गांव से मोटरसाइकिल से थाने पर भेजा। उसने जाके थाने पर बता दिया कि हेम सिंह ठाकुर के यहाँ सीमा ठाकुर का पूरा गैंग आकर रुका हुआ है। थाना अमृतपुर थानाध्यक्ष विजय सिंह छुट्टी पर थे। जो चार्ज था वो सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पर था।
उन्होंने पूरे थाने को तैयार किया। पड़ोसी थाना था राजेपुर, उनको सूचित किया और जो थानाध्यक्ष थे NC मिश्र, उनको कहा कि फौरन आप जितनी फोर्स थाने पर उपलब्ध है उसको लेकर आ जाइए। रानी ठाकुर पूरे गैंग के साथ कुम्हरौरा में मौजूद है। ये दोनों लोग जो फोर्स थानों पर थी ये गए और इन्होंने गांव कुम्हरौरा को चारों तरफ से घेरा। गैंग मेंबर्स को यह भनक लग गई कि पुलिस आ गई। भीतर, घर के भीतर से ही गैंग ने फायर शुरू कर दिया, लेकिन इन दोनों थानाध्यक्षों ने सूझबूझ से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपने आप को स्थापित किया और धीरे धीरे फायर करने लगे, रुक रुक के, ताकि वो डकैतों को इंगेज कर सकें। और डकैत ये चाहते थे कि हम तेजी से फायर करके फायर की आड़ में, फायर के कवर में यहां से भाग जाएं। थानाध्यक्ष अमृतपुर ने सेट पर कंट्रोल रूम को बताया। सेट पर SP साहब श्री मुकेश शुक्ला खुद अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि साहब 1 घंटे के भीतर अगर आप फोर्स भेज देंगे तो आज ये गैंग साफ हो जाएगा। इंगेज हमने कर रखा है, हम 2 घंटे तक इंगेज कर सकते हैं, लेकिन इतनी फोर्स कम है। 2-2.5 घंटे तक हमारा एम्यूनिशन भी कम होने लगेगा। फोर्स के कॉन्फिडेंस के लिए संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। SP ने तुरंत जनपद के शमशाबाद, मैरापुर, कायमगंज, फर्रुखाबाद कोतवाली से सारे SOs इंस्पेक्टर को फौरन कुम्हरौरा पहुंचने के लिए कहा और RI को पुलिस लाइन से कहा जितनी भी PAC उपलब्ध हो पुलिस लाइन में वो लेकर, और जितने भी कर्मचारी पुलिस लाइन में हों वो लेकर बड़ी गाड़ियों से फौरन आप स्वयं रवाना होइए। कुम्हरौरा से बिल्कुल ठीक सटा हुआ जनपद शाहजहांपुर है। SP फर्रुखाबाद ने शाहजहांपुर के SP को भी संपर्क किया कि नजदीक के थानों की फोर्स फौरन भिजवा दीजिए। थोड़ी देर में इन सभी थानों की फोर्स जनपद शाहजहांपुर के एडिशनल SP जवाहर सिंह, CO जलालाबाद कैप्टन मिर्जा मंजर बेग, MM बेग, शाहजहांपुर के थाने मिर्जापुर और कालान के थानाध्यक्ष, यानी कुल 12 थानों की फोर्स जब वहां पर पहुंची तो हेम सिंह ठाकुर की अच्छी नाकाबंदी हो गई, उसके घर की, जहां से डकैत फायर कर रहे थे। मेन गेट वाली गली में फर्रुखाबाद के ASP रामस्वरूप, CO कायमगंज SK सिंह, SOG के जो प्रभारी थे राजेश सिंह और कायमगंज के SHO वीरेंद्र सिंह थे। अच्छी तरह से जब ये फोर्स जा रही थी तो SP ने खुद वायरलेस पर आकर उनको ब्रीफ किया कौन कहां खड़ा होगा, ताकि कौन किस टीम में है इसमें हौच पौच न हो, क्रॉस फायर में किसी का भी नुकसान हो सकता था। दाहिने मकान की छत पर वहां कायमगंज के SI PN मिश्रा, SO कालान जो शाहजहांपुर का थाना है उसके राजेश पाठक और करीबन 18-20 सब इंस्पेक्टर मैं अपनी रिवॉल्वर पिस्टल के उस छत पर पहुंच गए। पीछे वाले मकान पर फर्रुखाबाद के कोतवाल अमरनाथ सिंह ये पहुंच गए और बहुत ही हिम्मती और बहादुर RI फर्रुखाबाद अमरनाथ सिंह, JN सिंह जो RI फर्रुखाबाद थे, JN सिंह, उनके साथ कांस्टेबल राम खिलाड़ी और एक AK सिंह कांस्टेबल, ये 3 लोग हेम सिंह ठाकुर के मकान वाली छत पर ही जाकर खड़े हो गए। लाइन से गए थे, इनके पास टीयर गैस शेल थे, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स थे, इनके पास राइफलें थीं। तीनों ने 2 दरवाजों को कवर कर लिया कि अगर आगे पीछे की फोर्स से कहीं चूक हो जाए तो हम इन्हें निकलने नहीं देंगे। इतनी देर में वहां SP साहब श्री मुकेश शुक्ला भी पहुंच गए। उनके साथ CO मोहम्मदाबाद डॉक्टर MP सिंह, CO सिटी VN सिंह ये भी पहुंच गए। सारी टीम को एक एक अलग अलग वायरलेस सेट दिया गया कि घर के भीतर से होने वाले फायर की दिशा और डकैतों के निकलने की सूचना पर सभी लोग कोऑर्डिनेट करके एक्ट करेंगे।
इस सावधानी के साथ कि चूंकि टीम ने चारों तरफ से घेरा है, एक टीम का फायर दूसरी टीम के किसी सदस्य को न लग जाए। फायर भीतर से बराबर आता रहा। कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल मनोज पांडे, सब इंस्पेक्टर प्रमोद, पब्लिक के 2 आदमी ग्रामीण यदुनाथ सिंह और ब्रजकिशोर, इनको इसी क्रॉस फायर की गोलियां लग गईं डकैतों की। इन्हें फौरन इसी बीच में वहां एम्बुलेंस भी बुला ली गई शहर से। इनको फौरन एम्बुलेंस में लाद के हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। 11 बजे से शुरू हुई फायरिंग और 3 बजे तक कोई भी डकैत हेम सिंह ठाकुर के घर से बाहर नहीं निकला और फायर बराबर होते रहे। 4 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे। इसी बीच में आरआई ने, जेएन सिंह ने, जो उस मकान की छत पर थे, उन्होंने छत पर 2 होल कर दिए, छेद कर दिए। सारे इक्विपमेंट जो पुलिस लाइन में होते हैं वो सब ले आए थे और उसमें 2 होल कर दिए और उन दोनों होल से उन्होंने हैंड ग्रेनेड एक एक करके 5 हैंड ग्रेनेड उस कमरे में ड्रॉप कर दिए। एक खतरा यह भी लग रहा था, वायरलेस से बताया जा रहा था उनको, कि ऐसा ना हो कि हैंड ग्रेनेड के चोट से ये छत डैमेज हो या गिर जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन नीचे हैंड ग्रेनेड या बम, पावरफुल हैंड ग्रेनेड होते हैं, HE हाई एक्सप्लोजिव हैंड ग्रेनेड जो पुलिस के पास होते हैं, इसके नीचे कमरे में गिरने के बाद फायरिंग होना बंद हो गई। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई भीतर नहीं गया। आरआई ने अगल बगल के मकानों से 5-7 साड़ियां, पुरानी साड़ियां मंगवाई, धोतियां, सूती मंगवाई। उनको मिट्टी के तेल में डुबोकर लाया गया और एक एक करके उस साड़ी को भीतर डाल के और लास्ट छोर पर उसमें माचिस से या देसलाई से उसमें आग लगाई गई ताकि वो जलते हुए नीचे गिरें। एक एक करके 5 साड़ियां जब नीचे जलती हुई उस कमरे में गिरी तो पूरा कमरा धू धू करके जलने लगा। एकदम से कोई किसी प्रकार की, जब 2 घंटे तक, यानी शाम को 5 बजे तक 2 घंटे से कोई फायर नहीं आया, तो यह हुआ कि अब घर के भीतर के हालात देखे जाएं। आरआई ने ऊपर से अपनी बॉडी को लटकाकर जोर से चिल्लाकर अपने एसपी को बताया कि साहब 2 लाशें तो आंगन में पड़ी हैं। इतना सुनने के बाद जो गेट पर मुख्य फोर्स लगी हुई थी, मुख्य गेट पे जो फोर्स लगी थी, वो धीरे धीरे भीतर गई। एंट्री करते ही बड़े लला का मृत शव पड़ा था। 20 गोलियां उसको लगी थी। कमर में कारतूसों की पेटियां बंधी हुई थी। बड़े लला के कमर में कपड़ों में लपेटे हुए नोटों के बहुत से बंडल भी पड़े हुए थे। बड़े लला का छोटा भाई राजू कमरे में मरा पड़ा था। एक और बदमाश पूरी तरह से जला वहीं पड़ा था। कमरे के बरामदे में रानी ठाकुर की लाश नग्ना अवस्था में पूरी तरह से जली हुई पड़ी थी, ऐसी जली हुई कि चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो जाए। उसकी दाईं तरफ सुनीता ठाकुर की पुलिस वर्दी में लाश पड़ी थी। 20 गोलियां उसके शरीर पे लगी थी। पुलिस 5 लाशों को बाहर ले आई। आसपास के गांव भी टूट पड़े देखने के लिए। पहचान हुई। बड़े लला और रानी ठाकुर, 2 लोग ये, बड़े लला का छोटा भाई राजू, सुनीता ठाकुर और एक अज्ञात डकैत, इतनी लाशें वहां पर मिली। फॉर्मेलिटी की सारी कार्रवाई जैसे पंचनामा, पोस्टमार्टम, FIR पुलिस की तरफ से, ये सब की गई। आज की घटना नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है जानना। ये 22 साल पहले की घटना है, यानी नई पीढ़ी के जो लोग 25 से 30 साल के बीच में होंगे, वो इस तरह की घटनाएं सिर्फ पिक्चर हॉल में,
मूवी में, नेटफ्लिक्स पर या बाकी जो संसाधन मूवी के देखने वाले हैं उसी में देख सकते हैं या उन्होंने देखा होगा। ये उनके कल्पना के परे है कि ये बहुत दिन की बात नहीं है, कल की ही बात है कि घोड़े पर एक डकैत बैंडिट क्वीन, पुलिस की वर्दी में, पेटियों में कारतूस लड़ी की तरह लगे हुए, पूरे शरीर में लटके हुए, बंधे हुए, दोनों कंधों पे एक एक राइफल, घोड़े पर सवार होकर ये बैंडिट क्वीन गांव में घुसती है और पूरे के पूरे गांव को जला देती है। बहुत से लोग जलकर मर जाते हैं। मुखबिरों को गांव में घुस घुस कर मारती है। फैशनेबल डकैत और आशिक मिजाज प्रेमी डकैत रानी ठाकुर और बड़े लला के इस प्रेम संबंध और इनकी रंगीन जिंदगी की बहुत ढेर सारी किस्से, बहुत ढेर सारी कहानियां नेट पर मौजूद हैं। उनका यहाँ जिक्र करना ठीक नहीं है। आप नेट पर जाएं, आपको मिल जाएगी। अब सोचिए कि जिन डकैतों का डर बीहड़ों में इस तरह के डकैती दस्यु सामग्री सुंदरी का डर और उससे ज्यादा डर पुलिस का, उसके बीच में लोग उस जमाने में कैसे जीते रहे होंगे, कैसे सरवाइव करते रहे होंगे, ये नई पीढ़ी के लोग सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये बहुत दिन की बात नहीं हुई, 22 साल पहले की बात है। जो उत्तर भारत में या भारत में, दक्षिण भारत में वीरप्पन के किस्से को जानने सुनने वाले लोग हैं, उनके घर में बड़े बुजुर्ग उसको बताने वाले भी हैं। लेकिन जो परिवार, जो एनआरआई देश के बाहर चले गए, बहुत से हमारे किस्सा गोई के चाहने वाले हैं, परिवार के सदस्य हैं, बहुत बड़ी संख्या में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी बहुत से लोग सुनते हैं और अपनी टिप्पणियां करते हैं, आप देखते होंगे। तो ऐसे लोग जो यूएस में या यूके में या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि न उन्होंने देखा है, न उनका कोई बड़ा बुजुर्ग उनको बताने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस घटना में भाग लेने वाले जो पुलिस वाले थे, उनमें से मुकेश शुक्ला साहब रिटायर हो गए, डीआईजी होकर रिटायर हो गए, हैं अभी इस दुनिया में, ये बताने के लिए। मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, ने मेरे मन में था कि वो भी बैठते और आपसे उस मंजर को साझा करते। दूसरे एमएम बेग, कैप्टन एमएम बेग, कैप्टन मिर्जा मंजर बेग, जो उस समय सीओ जलालाबाद थे, मौके पर थे, वो आज भी हैं, नौकरी में हैं, आईपीएस हैं और डीआईजी होने वाले हैं। मैं उस जमाने में एसटीएफ में था और डकैतों की इस आतंक को मैंने देखा है। माधवपुरा की उस घटना के को देखने के लिए हमारी टीम भी गई थी, और जब कुम्हरौरा में ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें पूरा गैंग मारा गया था, तब भी हम लोग गए थे। उनके पास से जो असलहे रिकवर हुए थे, जो शस्त्र रिकवर हुए थे, उनको देखने के लिए कि वो कहाँ से छीने गए थे, चोरी किए गए थे या किससे खरीदे गए थे, उनके नंबर्स को नोट करने के लिए। क्योंकि सामान्य रूप से वो नंबर ये लोग खराद की उस पर चढ़ाकर मिटा देते हैं, लेकिन तमाम तरीके हैं उन नंबर्स को फिर से पढ़ने का या उसको अच्छे से उसका पता करने का। इसके लिए हम लोगों की टीम गई थी। ये दस्यु सुंदरी रानी ठाकुर ये बीहड़ों की सबसे खतरनाक महिला डकैत थी। बस ये था कि इसका जो स्पैन था, इसका जो जीवन काल था डकैत के रूप में, वो बहुत कम था। अगर ये 4-5 साल और सरवाइव की होती तो इतिहास में इससे क्रूर और आतताई डकैत दूसरा कोई न होता। ऐसे ही सुनीता ठाकुर। अब आप सोचिए कि सुनीता ठाकुर के 2 बेटे,
एक हरिंदर और एक नरेंद्र, ये दोनों बदायूं में इसके एक रिश्तेदार के यहाँ पले बढ़े हैं या उन्हीं के यहाँ रहते थे। उन्होंने उसकी परवरिश की, अब भी हैं। उस समय बड़े वाले की उम्र 7 साल थी और छोटे वाले की 4 साल थी, यानी बड़ा वाला इस समय 30 साल का होगा, दूसरा वाला 25-26 साल का होगा। और वो दोनों कंधे पर राइफल टांगे हुए गांव गांव में घुसकर डकैतियां डालती थी, हत्या करती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग या वयस्क लोगों की हत्या हुई है, उसकी उम्र के बच्चों को भी गोली मारकर हत्या की गई, जो उसके अपने बेटे बदायूं में पल रहे हैं। लेकिन ये नई पीढ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसका जन्म इंटरनेट की दुनिया में हुआ। पैदाइश के बाद जब से होश संभाला, इनके हाथ में मोबाइल है। और आज की तारीख में यह संभव नहीं है कि कोई 2.5 घंटे तक गांव को जलाता रहे और पुलिस को पता न लगे। यह संभव नहीं है कि 8-8 घोड़े पर पूरे चंबल के बीहड़ों में डकैत का गैंग घूमता रहे, पुलिस को पता न लगे। अरे घोड़ियां जिनके लिए राशन जाता होगा, जहां बांधी जाती हैं, उनका तो पता हो सकता था वो किस डायरेक्शन में भागेंगी। आज के दौर में 3-4 घंटे के लिए किसी गांव में आकर पूरा गैंग रुक जाए और पुलिस को पता न चले, ऐसा संभव नहीं है। वैसे मोबाइल के आविष्कार के बाद देश के सारे बड़े डकैत, मैं आपको बता चुका हूं तिथिवार, सारे बड़े डकैत एसटीएफ, एटीएस, इन सब के हाथ मारे गए। अब न तो रानी ठाकुर जैसा कोई डकैत है, न सुनीता ठाकुर जैसा कोई डकैत है। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, केवल 20-22 साल पहले की बात है। आप खुश नसीब हैं, आप खुश किस्मत हैं जो 25 से 30 साल के लोग हैं इस समय हमारे परिवार में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।